अब यहाँ पर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अज़ा के ऊपर किस तरह से अफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये हमने एक जिल्द का एक टिश्यू बनाया है यहाँ पर, और इसके अंदर कुछ बालों को दिखाया है। और आपने देखा होगा कि जब वर्ष ऐसी सिचुएशन होती है, बात जानवरों के अंदर भी होता है, जब वो लड़ाई के लिए किसी दूसरे जानवर के साथ खड़े होते हैं तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं ऊपर। बाज़ लोग तो फैशन के लिए भी खड़े खड़े बाल ऐसे बना लेते हैं ना, वो तो फैशन के होते हैं, लेकिन जो तबई तौर पे जिस्म सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के तहत जब अपने नर्व्स के ज़रिए से सिग्नल भेजता है तो उन सिग्नल्स से क्या होता है, उस मसल्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, सुकेड़ पैदा होती है, और वो सर के बालों को, बल्कि पास के जिस्म के बाल भी ऐसे खड़े हो जाते हैं और बाकायदा महसूस होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? एरेक्टर पाइलाई, ये मसल्स होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं छोटे छोटे ग्लैंड्स के साथ ही, यानी कि इसके साथ ही एक ये जो इनके रूट्स है, इस रूट्स के साथ ही मसल्स होते हैं। ज़ाहिर है टिश्यूज़ जो है ना वो मसल्स पे ही मुश्तमिल होते हैं, मसल्स के अंदर टिश्यूज़ भी होते हैं, और ये सब चीज़ें मिल कर के काम कर रही होती हैं। तो और रिसेप्टर भी उसी टिश्यूज़ के सेल्स के अंदर मौजूद होंगे ना, तो इसके अंदर जो रिसेप्टर होगा वो कौन सा होगा? अल्फा 1 एड्रेनर्जिक, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या करना है? स्टिमुलेट करना है। जहाँ पर हमने कायदा पढ़ा था स्टिमुलेट करना है, वहाँ कौन सा होगा? अल्फा 1, एक्सेप्शंस के अलावा, ठीक है। और जहाँ इनहिबिट करना होगा वहाँ कौन सा रिसेप्टर होगा? हमने पढ़ा था बीटा 2। अब ये बालों को खड़ा करने का सिस्टम आपने देख लिया कि जब ये यहाँ पर नर्व्स आ करके इसके साथ अटैच्ड हुई तो यहाँ पर इसने जब इसको सिग्नल दिया केमिकल, और इस सिग्नल्स ने क्या किया, यहाँ पर स्टिमुलेशन का अमल किया। स्टिमुलेशन के अमल के नतीजे में यहाँ पर जो बालों को था वो ऐसे बिल्कुल जैसे खड़े खड़े से बाल हो जाते हैं, ये बैठे हुए हैं, बाद में ऐसे खड़े हुए से भी महसूस होते हैं। तो वो किस वजह से होता है? आजी सिस्टम होता है, और वो सिंपैथेटिक सिस्टम के ऑन रहने या ऑन हो जाने की वजह से यह रूनुमा हो रहा है। अब दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं हम आँख पे। आँख का एक हमने ये तस्वीर बनाई है, और इसके अंदर हमने ये दिखाया है कि आँख जो बनी हुई है इसके अंदर अब क्या होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम जब ऑन हुआ है तो जब दौड़ भाग करनी है, भागना है, अंधेरे में भी भागा जा सकता है, रोशनी में भी भागा जा सकता है, लेकिन बिलखसूस अंधेरा हो तो क्या होगा? हमें हमारे विजन को ब्रॉड होना पड़ेगा। हमारा जितने हमारी रोशनी अंदर ज़्यादा दाखिल होगी आँख में, उतना ज़्यादा हम दूर तक और ज़्यादा वाज़े मंजर को देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास जो रेडियल मसल्स होते हैं आँख के अंदर, इनको ऐसे फैलना चाहिए। ये मुखालिफ सिमतों में जब ये फैलेंगे तो क्या होगा? रेडियल मसल्स जब फैलेंगे तो ये इसका जो दायरा है ये बड़ा हो जाएगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा रोशनी अंदर जाएगी तो ज़्यादा मंजर वाज़े नज़र आएगा, दूर तक देखा जाएगा कि कहाँ से भागना फरार होना आसान है, या कहाँ से मुझे कोई हेल्प मिल सकती है, कहाँ मुझे कोई हाइड मिल सकती है। तो इसलिए आँख का तेज़ होना ज़रूरी है। और यहाँ पर भी कौन सा मुतहर्रिक, चूँकि इसको भी किया, स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करा के इससे काम लिया, इनहिबिट नहीं किया, तो यहाँ पर भी कौन सा होगा? अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यहाँ पर भी मौजूद है, और इसने भी क्या काम किया? स्टिमुलेशन का काम किया। हम ऊपर से चल रहे हैं, बालों से, आँख से, ऐसे हम आगे इंशाल्लाह नीचे की तरफ आएंगे। अब इसी आँख के अंदर एक काम तो ये हुआ कि इसमें क्या हुआ? अरीज इसको कर दिया, फराखी इसमें पैदा कर दी ताकि लेंस के अंदर ज़्यादा रोशनी पहुँचे और हम देख सकें। लेकिन साथ साथ में एक और काम भी होना है। लेंस जो आई के हैं, यहाँ पर ये देखें, ये आई का मॉडल हमने यहाँ बनाया है, ये मुख्तलिफ उज़लात के साथ। यहाँ पर ये जो उज़लात हैं ये फिक्स्ड हैं, ये हिलते नहीं हैं, ये फिक्स्ड उज़लात हैं। यहाँ पर ये इन्होंने यहाँ फिक्स रहना है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट रहनी है, ये मूवमेंट रहनी है। अब इन्होंने क्या करना है, जब इसके अंदर ये कौन से सस्पेंसरी लेगामेंट्स, यहाँ पर कौन से लेगामेंट्स हैं, और यहाँ पर सेलरी मसल्स हैं, ये दोनों कौन से? सेलरी मसल्स हैं। तो इस सेलरी मसल्स ने क्या करना है? इस लेंस को आगे की तरफ ले जाना है, यानी कि इसने चौड़ा होना है। तो चौड़ा होने के लिए क्या है? लेगामेंट्स ने इसको ऊपर की तरफ खींचना है। तो जब ये ऊपर की तरफ खींचेंगे और ये इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे आगे की तरफ, तो हमारा विजन नज़दीक हो जाएगा। तो फिर क्या सूरत हाल हो जाएगी? ये चौड़ा भी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। अब ये चौड़ा भी हो गया और ये बड़ा भी हो गया उसकी बनिस्बत, और ये नज़दीक भी हो गया, तो विजन हमारा तेज़ भी हो गया और हमें बेहतरीन लुकिंग भी मिल रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? कौन से रिसेप्टर होंगे? अल्फा 1, क्योंकि हमारा अल्फा 1 के साथ ही काम चल रहा है। तो
तो यहाँ पर भी हमारे अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स यहाँ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर नर्व के ज़रिए से पहुँचेंगे, अपने अपने रिसेप्टर के साथ ये अटैच होंगे, और जब अटैच होंगे तो इनको एक्टिवेट करवा करके इनसे मुताल्लिका काम करेंगे। हमें समझना है कि कौन से जगह पे कौन से मसल्स हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, ताकि उसमें जब वो रुकावट आती है, ख़राबी आती है, तो अगर हमने असल को समझा होगा तो हम दुरुस्त कर सकेंगे। लेकिन अगर हम बॉडी फंक्शंस के हकीकी नॉर्मल अमल को नहीं समझते तो हम तशखीस नहीं कर सकते, और तशखीस नहीं होगी तो हम इलाज भी नहीं कर सकते। सिर्फ तुक्के मारने से इलाज नहीं होता कि मैंने बस फला फला दवाई दे दी और मरीज़ ठीक हो गया। उसमें ख़राबी क्या थी और आपकी दवाई ने कैसे काम किया, जब तक आपको ये ना पता हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और अहम चीज़ भी है कि ये हमारे जिल्द का एक टिश्यू है, लेट्स सपोज, और ज़ाहिर है ब्लड सप्लाई इनके अंदर भी है। तो ये ब्लड सप्लाई इसके अंदर भी है। तो जिस वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा तो क्या होगा, क्या जिल्द को खून की सप्लाई ज़्यादा मिलेगी? आपने देखा है कि जब कोई ख़तरनाक वर्स्ट सिचुएशन हो, खौफ की हालत तारी हो जाए, तो चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। सुना है ना, पीला पड़ गया, फीका पड़ गया हम कहते हैं। जिल्द के रंगत के एतबार से किसी की पीली पड़ जाती है, किसी का फीकापन हम महसूस करते हैं। तो क्या होता हुआ, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई। ब्लड सप्लाई रिड्यूस कैसे हो गई? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हुआ। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा तो वो जिल्द में जो खून की सप्लाई है उसको कम करेगा। जब वो जिल्द की सप्लाई में कम क्यों कर रहा है? क्योंकि उस खून को उसने रिजर्व करना है, वो खून को कहीं और उसने कंज्यूम करना है। तो हमारे स्केलेटल जो मसल है, हमारे इरादी उज़लात हैं, वहाँ पर चूँकि अब उसने ज़्यादा काम करना है, दौड़ना है, भागना है, तो लिहाजा उन उज़लात को ज़्यादा ब्लड देना है बनिस्बत इसके कि जिल्द को या और जो निज़ाम हज़म की चीज़ें उनको दे, तो उनके हिस्से का वो ब्लड रोकेगा और उसको वो किसी और जगह पे कंज्यूम करेगा। तो अब मिसाल के तौर पे अगर कोई जानवर काट ले या कोई बुलेट लग जाती है या कोई और चीज़ ऐसी उसको हिट कर जाती है, तो जब जिल्द के अंदर ब्लड कम जा रहा होगा तो अखराज भी कम होगा। ये सारे नुक्ते हैं जो हमने इसको समझने हैं। तो यहाँ पर ये कैसे इसका ब्लड कम होगा, ये समझते हैं कि इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये ल्यूमेन है, खून की नाली है, और इसके अंदर मसल्स हैं लगे हुए। मस्कुलर सिस्टम पूरे जिस्म के अंदर है, हुदूद का निज़ाम, उसका निज़ाम, लेकिन इनकी कंट्रोलिंग सारी आसाब के ज़रिए से होती है। अब इन मसल्स के अंदर क्या होगा, इस मसल्स के अंदर अगर ये फराखी होगी तो ब्लड इसके अंदर ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर ये सुकेड़ दिया जाए, इसको सुकेड़ दिया जाए ऐसे, तो क्या होगा, इसका डाया छोटा हो जाएगा। जब डाया छोटा हो जाएगा अगर, तो क्या होगा, इसके अंदर से खून ज़्यादा जा सकेगा, कम जाएगा? कम जाएगा, क्योंकि अरीज़ होगा तो ज़्यादा खून निकलेगा, ज़्यादा जाएगा। और अगर सुकड़ जाएगा, कॉन्स्ट्रक्शन इसके अंदर आ जाएगी, तो क्या होगा, उसके अंदर ब्लड कम होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक्टिवेशन हुई या रिलैक्स हुआ? एक्टिवेट किया, स्टिमुलेट किया हमने, ठीक है। स्टिमुलेट किया तो कौन सा रिसेप्टर होगा यहाँ पर? अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। और जब ये स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, इन रगों को इसने सुकेड़ दिया, सुकेड़ पैदा कर दिया। जब सुकेड़ पैदा कर दी, कॉन्स्ट्रक्शन इसके अंदर आ गई, तो क्या होगा, यहाँ पर खून इसका बहाव यहाँ से कम हो जाएगा, मिकदार इसकी कम आगे जाएगी और खून सेव होगा, बस ज़रूरत के तहत ही वो आगे जा रहा है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर तनफ्फुस का मामला भी देखना है। हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, फेफड़ों में पहुँचे हैं। फेफड़ों में ज़ाहिर बात है, जब आप तेज़ दौड़ भाग करेंगे तो सांस की रफ्तार भी तेज़ हो जाएगी। जैसा कि हमने इरेक्शन एंड इजैकुलेशन सिस्टम के अंदर देखा था कि जब इजैकुलेशन के वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है तो क्या होता है, उसमें भी सांस, दिल की रफ्तार भी तेज़ होती है, सांस लेने का अमल भी हमारा तेज़ हो जाता है। तो उस तरह से इस वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, तो इसने भी क्या करना है, सांस के लेने के निज़ाम को तेज़ करना है, मुतहरिक करना है। उसमें इसने कुछ काम ये करने हैं कि कुछ चीज़ों को रिलैक्स करना है, इनहिबिट भी करना है, और इसने स्टिमुलेशन भी करनी है। तो दो किस्म के इस वक्त हम रिसेप्टर पे बात करेंगे। पहले ये समझ रहे हैं कि इसमें से ये जो हमने एयर सिस्टम बनाया है, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके इसके एक हिस्से को हमने बड़ा करके दिखाया है, जिसको हम यूँ कह लें कि ब्रोंकियाइस के कट सेक्शन को हमने ज़रा बड़ा करके एक बड़े ब्रोंकिया में दिखाया, ताकि हमें इसको समझाने में आसानी हो। अब इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं, ये जो नज़र आ रही हैं ब्लड वेसल्स हैं, और ये जो है ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये जो नज़र आ रहे हैं ये मसल्स हैं।
मुख्तलिफ कौन से, ब्रोंकियो स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होंगे, जहाँ सुकड़ने फैलने का काम हमने लेना होता है, जिसम ने लेना होता है, वहाँ जो मसल्स होंगे चूँकि उन्होंने सुकड़ने फैलने का फैलाव और सुकड़ाव दोनों होता है, तो वो स्मूथ मसल्स नहीं होंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा वहाँ। अच्छा, ये जो तीन नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर, ये ग्लैंड की कर रहे हैं, इसने सेक्रेशंस का यहाँ खराज करना है। जैसे हम बलगम आती है जिसको, तो वो अक्सर कसरत से जब पैदा हो रही होती है तो उसको थूक रहा होता है, बाहर निकाल रहा होता है। तो जब हम तनफ़ुस के प्रॉपर निज़ाम को पढ़ेंगे तो वहाँ हम ये चीज़ें देखेंगे। इस वक्त यहाँ पर इसकी सेक्रेशन को कम होना है। कम कब होगी सेक्रेशन, जब यहाँ पर खून की फरामी कम की जाएगी। जब खून की फरामी कम होगी तो लाजमी बात है इसकी सेक्रेशन भी यहाँ कम होगी। जब ये सेक्रेशन कम होगी, अगर ये सेक्रेशन ज़्यादा होती तो ये फूलता, फैलेगा, यानी इसमें इस तरह की स्वेलिंग आती है। तो ये स्वेलिंग आएगी तो ये क्या होगा, सांस लेने की रफ्तार को हम कम करेंगे, हल्के हल्के सांस लेंगे। लेकिन जब यहाँ पर सांस हमें तेज़ी से लेना है तो हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो ज़्यादा स्पेस के लिए क्या होगा कि यहाँ पर सेक्रेशंस को, यानी गुदूद के निज़ाम को भी रोकना है। ये कब रुकेंगे, जब इनमें सप्लाई कम हो जाएगी। जब इनमें सप्लाई कहाँ से हो रही है, ब्लड वेसल्स के ज़रिए से होगी। तो जब खून का बहाव इनके अंदर कम होगा तो क्या होगा, इसके अंदर सप्लाई कम होगी तो सेक्रेशन इनकी कम हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा, अल्फा 1 रिसेप्टर काम करेंगे, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर वही जो हमने बताया था पहले भी कि जब यहाँ पर ये अल्फा 1 रिसेप्टर होगा और यहाँ पर जब आसाब के ज़रिए से या ब्लड के ज़रिए से प्रोडक्ट आकर के अटैच हो जाएगी तो क्या करेगी, यहाँ पर सुकेड़ पैदा करेगी, जिससे इसका डाया कम हो जाएगा। जब इसकी ल्यूमेन कम हो जाएगी तो इसके अंदर खून कम बहेगा। जब उसका बहाव कम हो जाएगा तो इसको प्रोडक्ट कम मिलेगी तो इसकी सेक्रेशन भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले किसने काम किया, अल्फा 1 रिसेप्टर ने यहाँ काम किया। दूसरे नंबर के ऊपर हम देखते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स ने यहाँ क्या करना है, सुकेड़ पैदा करनी है कि रिलैक्स करना है, इसको रिलैक्स करना है। तो जब रिलैक्स करना है तो क्या करना है, इसके अमल को हमने इनहिबिट करना है। जो वो पहले अपने तनाव में थे तो उसको रिलैक्स करना है। तो जहाँ पर हमने रिलैक्स करना हो, इनहिबिट करना हो, तो वहाँ पर कौन से रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। तो बीटा 2 रिसेप्टर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अमल को बढ़ाएंगे, किसको, रेस्ट पोजीशन में रिलैक्स करेंगे इसको, ताकि ये जगह ज़्यादा बन सके। क्योंकि यहाँ से भी हमने स्पेस हासिल किया, यहाँ से भी फेफड़ों ने स्पेस हासिल किया। तो जब ज़्यादा स्पेस होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन वो ले सकेंगे और ज़्यादा गैस एक्सचेंज आराम से उसमें से की जा सकेगी। सॉरी। इसके अलावा यहाँ पर मास्ट सेल भी कुछ दिखाए हैं हमने। ये हमारे फेफड़ों में होते हैं, स्टामिन रिलीज करते हैं, और ये अगर ज़रूरत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो तंगी तनफ़ुस पैदा करते हैं। बहुत सारे लोगों का स्टामिन अंदर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है तो वो दमे के ख़तरनाक पेशेंट हो रहे होते हैं, और फिर हम उनको दीगर तरीके से इलाज कर रहे होते हैं अपने कान मुफरत आज़ा के तहत। लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे इस सिचुएशन के अंदर तो इनको कंट्रोल में रखना भी बड़ा ज़रूरी था कि भाई तुम भी ठहरो, तुमने भी कोई काम करना नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर ये काम कर ले तो गड़बड़ कर सकते हैं। तो लिहाजा इनको भी क्या करना है, रिलैक्स में लाना है। तो रिलैक्स लाना है यानी इनहिबिट करना है। तो इनहिबिट करने के लिए इसको इस अमल से रोकना है कि यहाँ कोई चीज़ अपनी रिलीज़ ना करें, कोई अपनी इसमें मुदाखलत इस सिस्टम में ना करें। इस वक्त जिस्म को भागने दौड़ने की ज़रूरत है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी बीटा 2 रिसेप्टर होंगे। इन बीटा 2 रिसेप्टर के साथ ब्लड के ज़रिए से जब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जब ब्लड के अंदर कर रही होगी गर्दिश, तो अपने अपने रिसेप्टर पे जाके अटैच होगी और यहाँ पर प्रोडक्ट अटैच होकर के इसके अमल को रोक देगी। तो ये भी निज़ाम हमारा तनफ़ुस का भी आ गया कि तनफ़ुस का निज़ाम हमारा किस तरह इतनी तेज़ी के साथ काम करता है। यहाँ पर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ताकि मज़ीद इसकी वजाहत भी हो जाए। यहाँ पर हमने एक तरह से इसको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पूरे जिस्म का दिखाया है। दिल में से खून निकला और ये खून निकल करके और मुख्तलिफ अहम हिस्सों में किस तरह से पहुँच रहा है। मिसाल जिल्द में हमने बताया, बात की कि जिल्द में ब्लड पहुँच रहा है, लेकिन जिल्द में हमने ये बताया कि जब खून को कम भेजना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने वहाँ रोकना है, रिज़र्व करना है। तो जब इसको रिज़र्व करना है तो यहाँ पर क्या होना है, अल्फा 1 रिसेप्टर ने स्टिमुलेट होना है। स्टिमुलेट होकर के क्या करेगा, वो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन पैदा करेगा और जिसके नतीजे में ब्लड जल्द को कम सप्लाई होगा। इसी तरह से जीआईटी के अंदर भी इसके खून की सप्लाई इसमें कम करनी है, क्योंकि इसके बहुत सारे निज़ाम को हमने रोकना है कि अज़म अज़म मत कर, अभी रुक जा। तो उसको रोकने के लिए वहाँ ब्लड सप्लाई को भी हमें कम करना है। तो जब ब्लड सप्लाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कम होगी, इसको जो जारी है
ये ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, वहाँ पर भी अल्फा 1 रिसेप्टर ने काम करना है और इसने स्टिमुलेशन का काम करना है। इस तरह से अब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हैं, सिंपैथेटिक मोड के अंदर हैं। और क्या उस हालत के अंदर कोई पेशाब करना पसंद करेगा? पेशाब आ भी रहा होगा तो रुक जाएगा, हजम का अमल रुक गया तो यूरिन और स्टूल वगैरह का इसकी हाजत भी ख़त्म हो जाएगी, कोई और किस्म की, बस उसको एक ही चीज़ होगी, जान किसे बचाऊं और फरार हो। तो जब तक वो रिलैक्स पोजीशन में नहीं आएगा, और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो क्या होता है, वहाँ पर रिलैक्स पोजीशन होता है तो हजम का अमल भी होता है और अखराज के मामलात भी, यूरिन को पास करना है, स्टूल पास करना है, तो वहाँ पर भी उसके जो गैर इरादी उज़लात होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं उसको, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। और इन दोनों मकामात के ऊपर दो दो उज़लात इस तरह के होते हैं, एक इरादी और गैर इरादी। तो गैर इरादी रिलैक्स मोड में पैरासिम्पैथेटिक में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टाइट हो जाएगा और उसको मुतहरिक करके, स्टिमुलेट करके उसको रोकने का अमल कर देगा। और यहाँ पर गुर्दों में पेशाब बनने के अमल के लिए क्या ज़रूरी था कि ब्लड का ज़्यादा जाना। जब ब्लड ज़्यादा जा रहा होगा तो क्या होगा, उसमें से फिल्ट्रेशन का अमल ज़्यादा होगा। जब वो फिल्ट्रेशन का अमल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पेशाब ज़्यादा बनेगा, सीधा बात है। अब यहाँ पर जब खून का बहाव इसके अंदर से कम गुजरेगा तो क्या होगा, कम गुजारने के लिए ब्लड को सप्लाई इसके अंदर कम देनी है तो अल्फा 1 रिसेप्टर इसमें भी एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्लड इसके अंदर भी कम जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने सारी जगहों से खून बचाया है, इसको कहाँ लेकर के जाना है, स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल, इसका एक सिंबल दिखाया है। इस स्केलेटल मसल के अंदर अब क्या होना है, क्योंकि इसने काम लेना है, जब इसको काम लेना है तो यहाँ पर इसके अंदर आने वाली ब्लड सप्लाई इसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसकी ब्लड सप्लाई को अगर हमने बढ़ाना है, अरीज करना है, जिसम ने अरीज करना है, तो क्या करना है, यहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है। जब बीटा 2 रिसेप्टर इसका एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर फराखी पैदा होगी, और फराखी पैदा होगी तो ब्लड ज़्यादा जाएगा। जब ब्लड ज़्यादा जाएगा तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा। लेकिन इस दिल ने काम करते हुए, इस दिल को भी खून की ज़रूरत होती है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी, दिमाग को भी ब्लड की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है इन तक भी ब्लड ने पहुँचना है। अब यहाँ पर जो ब्लड के अंदर एड्रिनल मेडुला से जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इस ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो चुकी थी, अब उसके ऊपर थोड़ी देर में हम पहुंच रहे हैं, कैसे हुई, क्या हुई, तो वो इस ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती, ये हाईली पोलराइज्ड है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो दिमाग के अंदर जो इजाफी खून की तो ज़रूरत है, क्योंकि वो भी तो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, उसको भी तो चाहिए ना। और लेकिन अगर उसको ब्लड की ज़रूरत है, उसको नरिशमेंट की ज़रूरत है, तो उसको फिर कैसे होगी, क्योंकि यहाँ से तो उसको सप्लाई जाएगी नहीं। ब्लड का, दिमाग का और दिल का जो अपना ज़ाती उनको नरिशमेंट के लिए, उनको ज़ाती जो ब्लड की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन समेत तमाम चीज़ों के लिए, तो वो इस सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का मोहताज नहीं है। याद रखना, इस दोनों हालतों का बराह रास्त इनके अपने अंदरूनी सिस्टम के ऊपर नहीं पड़ता। जो ये अपने अमाल दूसरे आज़ा के लिए करते हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये पूरे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं, किसने तेज़ होना है, किसने स्लो होना है, सब ये कर रहे हैं। दिल की धड़कन को तेज़ होना है, कम होना है, सब काम हो रहा है। लेकिन इसकी अपनी जो ग़िज़ाई सप्लाई है वो ऑटो रेगुलेशन सिस्टम के तहत चलती है, उसका खुदकार निज़ाम इनका दोनों का अपना अपना अपने अंदर है। जब खून दिल के अंदर से ज़्यादा खारिज होना शुरू होगा, दिल के अंदर से, तो इस दिल के अंदर से ही अपना एक इसके सेल्स में से सब्सटेंस रिलीज होगा जो इसकी कोरोनरी आर्टरीज को फराख करेगा, अरीज करेगा, उसके अंदर डायलेशन करेगा, और उसके नतीजे में वो डायलेशन होगा और पीछे से जो ब्लड तेज़ आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा मिकदार में उसको आगे से गुजरना है तो वो गुजर सकेगा। तो वो ऑटो रेगुलेशन सिस्टम के तहत उसने अपने आप को कवर कर लिया। इस तरह से दिमाग ने भी अपने ऑटो रेगुलेशन सिस्टम, उसके दिमाग के अंदर से ही सब्सटेंस पैदा होंगे जो वहाँ पर मौजूद आर्टरीज को, और उसको वो बैरूनी किसी तरह से दिल से पंप की हुई से क्रॉस करके वो प्रोडक्ट दिमाग के अंदर नहीं जाएंगी। तो लिहाजा इसी वजह से सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन के अंदर इन दोनों की ज़ात पे कोई अमल उसका नहीं होना चाहिए। इसको महफूज रखने के लिए कुदरत ने इतना शानदार निज़ाम बनाया हुआ। आप देखें कि किस तरह से हमारे जिस्म के अंदर निज़ाम काम करते हैं। जब तक इन निज़ामों को जहन में हम नहीं बैठाएंगे, अमल में नहीं लाएंगे, हम अच्छे मुआलिज नहीं बन सकते। कल्ब पे भी इसके असरात सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अलग से देख लेते हैं। एक तो उसकी पर्सनल आपने सप्लाई के ऊपर अभी हमने बात कर ली, और अब कल्ब के ऊपर जो रिस्पॉन्स होता है जिसके नतीजे में तेज़ धड़कता है, तो वो कैसे धड़कता है। तो यहाँ पर ऐसे नोड्स हैं जहाँ पर फायर होते हैं असाब के ज़रिए से, और फिर यहाँ पर एवी नोड्स हैं
जिन्होंने यहाँ से मज़ीद फायर करके और नीचे के परकिंजा फाइबर सिस्टम और बंडल ब्रांचेज और इसके अंदर करंट की सप्लाई करनी होती है, जिसके नतीजे में इसके अंदर सुकेड़ आएगी, फिर फैलाव आएगा, फिर सुकेड़ आएगी और ये एक्शन पोटेंशियल का अमल के नतीजे में ये अमल होता रहेगा और ये दिल के जो पंपिंग का मामला और सक्शन का मामला दोनों एक तालमेल के साथ चलते रहते हैं। तो जब यहाँ पर मज़ीद ओवर फायर आएगा, चूँकि यहाँ पर क्या करना है और दिल को एक्सेप्शन हासिल थी, हमने पढ़ा था बाकी तमाम जगह पे जहाँ अल्फ़ा 1 रिसेप्टर थे तो यहाँ पर कौन सा होगा, बीटा 1 रिसेप्टर, क्योंकि दिल एक्सेप्शंस के अंदर था, ठीक है ना। जक्साग्लुमेरुलर अपरेटस वो भी अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो वो भी एक्सेप्शन के अंदर था। तो ये हमने एक्सेप्शन के तहत चीज़ें पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब जब ब्लड के ज़रिए से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जब यहाँ पहुँचेंगी अपने अपने रिसेप्टर के ऊपर, तो रिसेप्टर पे जब ये बाइंड होंगे तो क्या करेंगे अमन, यहाँ पर इसको ओवर फायर करेंगे। जब इसको ओवर फायर करेंगे तो क्या होगा, इसके स्ट्रोक, दिल की धड़कन ये बढ़ेगी। जब यहाँ पर एवी के ऊपर भी ये आकर के फायर करेंगे तो यहाँ पर से भी क्या होगा, तो यहाँ से इसका पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन वो इजाफी हो जाएगा, यानी दिल में बरकी जो यहाँ से बिजली की जो इसकी बर्क है उसकी तरसील तेज़ हो जाएगी, उसकी सप्लाई वो तेज़ी के साथ इसके अंदर होगी, क्योंकि यहाँ से फायर होने के बाद ये एक सिस्टम के तहत यहाँ तक पहुँचता है, फिर ये यहाँ से फायर होता है। और इन दोनों जगहों को अगर अलग से मज़ीद फायर कर दिया जाए, इसकी फायर होने की सप्लाई को आगे मज़ीद बढ़ा दिया जाए तो ज़ाहिर बात है इनका हार्ट स्ट्रोक बढ़ जाएगा। हार्ट स्ट्रोक बढ़ जाएगा तो जो ब्लड आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगी। जब वो ब्लड आउटपुट बढ़ जाएगी तो खून की सप्लाई जिस्म में जहाँ ज़रूरत की है वहाँ ज़्यादा पहुँचेगी। बाकी हमने सेविंग सिस्टम को पढ़ लिया था। तो ये जब ऊपर ऐसे नोट पे जब ये आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव कोरोनोट्रोपिक रेस्पॉन्स है, ये पॉजिटिव कोरोनोट्रोपिक, यानी कि यहाँ पर ये मज़ीद इजाफे का सबब बना। और जब यहाँ पर आएगा तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन या इफेक्ट्स दोनों कह सकते हैं, जिससे दिल की बरकी तरसील में इजाफा हो जाता है और वो हार्ट स्ट्रोक में इजाफे का सबब बन जाता है। और इसके साथ साथ जब ये यहाँ से वेंट्रिकल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन का अमल भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद है, यहाँ पर भी बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद है, एट्रियल मसल्स के अंदर भी बीटा 1 मसल्स मौजूद है। तो इन सब के अंदर क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन का अमल भी एक बढ़ाना है, क्योंकि स्टिमुलेशन का अमल हमने तेज़ करना है। तो जब ये अमल इसके अंदर फायर होता रहेगा तो क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स मजीद कार्डियक आउटपुट की सूरत में इजाफी होकर के बाहर निकलेगा। तो इसको आइनोट्रोपिक इफेक्ट, या ये 3 इफेक्ट हमने पढ़ लिए, आइनोट्रोपिक भी जो कि इसके नतीजे में पैदा होगा, और ड्रोमोट्रोपिक जो इसके नतीजे में पैदा होगा, और पॉजिटिव कोरोनोट्रोपिक रिस्पॉन्स दिल के अंदर। जब हम तफसील के साथ पढ़ेंगे, आगे हम जा रहे हैं दिल की तरफ भी और अलग अलग ऑर्गन पे हमने बात करनी है, तो इंशाल्लाह लीवर पे बात करने के बाद कल पे भी हमारी बात होगी, उज़लात पे बात होगी, तो हम वहाँ भी जाएंगे। फिलहाल असबी निज़ाम को समझें जो इनसे रिलेटेड है। जब हम कानून मुफ़रद अज़ा में कहते हैं कि दिल पे, जिगर पे, गुदूद पे, सारे अज़ा पे बाकी सिस्टम के पर्दे हैं, कल्ब पे यानी आसाब के पर्दे हैं और गुदूद के पर्दे हैं, ये इस तरह से हम बात करते हैं। अफ़ाम व तफ़हीम के लिए होती है बेसिकली, तो जनरली कोई ऐसे कोई कवर तो नहीं लगा होता, लेकिन ये सिस्टम्स अटैच्ड होते हैं और ये सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कल्ब पे सिंपैथेटिक का क्या रिस्पॉन्स होता है, पैरासिम्पैथेटिक का क्या रिस्पॉन्स होता है, और वो कैसे काबू में आता है, कैसे उसकी धड़कन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इसका मतलब कौन से सिस्टम के अंदर ख़राबी आ गई है या कौन सा सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो चुका है, तो उसको हमने कंट्रोल करने के लिए कहाँ पर जा कर के मेहनत करनी है, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम कहाँ है। अल्लाह ने खुदकार डिफेंस सिस्टम सारे हमारे जिस्म में रखे हुए, सिर्फ हमारे बेजा मुदाखलत, गलत इलाज, गलत खुराक, माहौल की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल कोई हो जाते हैं या वो काम ही नहीं करना छोड़ देते हैं, तो या ओवरवर्क हो जाएंगे या काम करना छोड़ देंगे। तो दोनों सूरतों में हमें उसको दुरुस्त करने के लिए जिस्म के अंदर मौजूद निज़ामों को जब हमें पता होगा तो उसी को दुरुस्त करेंगे। बंद होगा तो ऑन कर देंगे, ओवरवर्क कर रहा होगा तो उसको लो कर देंगे, और उसको लो या हाई करने के लिए भी एक निज़ाम मौजूद होता है अंदर, उसको हम ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब GIT के ऊपर भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा मैदे को हमने ड्रा किया GIT की नुमाइंदगी करने के लिए, और यहाँ पर इसके इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया कि खून की सप्लाई कम की जाएगी ताकि यहाँ पर सेक्रेशंस भी कम पैदा हो, क्योंकि इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के गुदूद जाज़बा, गुदूद नाकला ने अपनी सेक्रेशंस को प्रोडक्ट के मुताबिक रिलीज़ करना था, उसको रोकने के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट कहाँ से रिलीज़ करनी है उन्होंने ब्लड से मिलेंगी तो अपने अंदर उसको प्रोड्यूस करके फिर आगे इसमें शामिल करेंगी।
तो जब वो ब्लड की सप्लाई यहाँ पर कम आ रही होगी तो वो अल्फा 1 रिसेप्टर के तहत हमने पढ़ ली थी कि वहाँ पर रुक गई है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जीआईटी के अंदर हमारे 4 किस्म के स्फिंक्टर भी मौजूद होते हैं। स्फिंक्टर्स समझते हैं ना कि वो जो ज़रूरत के तहत किसी चीज़ को आगे जाने देना फिर बंद हो जाना, तो वो उसके अंदर क्या होगा, सुकेड़ आएगी क्या रीज होंगे, रोकना है ना यहाँ अमल, तो रोकना है तो क्या होगा, सुकेड़ आएगी, स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेशन होगा तो कौन सा रिसेप्टर होगा, अल्फा 1 रिसेप्टर। चारों जो स्फिंक्टर हैं कौन कौन से, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है एक हमारे पास, दूसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, और इलियोकोइल स्फिंक्टर है, और इंटरनल एनल स्फिंक्टर है इसके हमारे पास चारों। तो इन चारों में क्या करना है, सुकेड़ पैदा करना है और स्टिमुलेट होना है। तो स्टिमुलेट होने के लिए क्या जरूरी है, इनके पास अल्फा 1 रिसेप्टर का होना, अल्फा 1 रिसेप्टर होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप यहाँ देखें कि यहाँ पर कुछ मसल्स को भी दिखाया गया है, लॉन्गिट्यूडनल मसल है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का मतलब होता है कि इसका रुख इस तरह से होता है लंबाई में, ये इस तरह से थोड़ा से कदरे लंबे होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल लंबे, तो ये लंबे टाइप के इस तरह के मसल्स जो बने हुए होते हैं, ये इसकी लाइनिंग यहाँ पर चल रही होती है। और इसका ये काम क्या होता है, किसी चीज़ को आगे जो आ रही है उसको सिरकाना। जैसे हमारे हलक की नाली में भी जो मसल्स थे वो क्या कर रहे थे, जब हमारा हमने बात की पेरिस्टलेसिस की, कि वो निवाला जब हम खाते हैं तो उस निवाले को वो किस तरह से नीचे उतारते हैं, बॉलस को नीचे उतारते हैं। इस तरह से यहाँ मौजूद जो मवाद है मैदे से तैयार होकर के यहाँ आया है स्फिंक्टर से गुजर करके, तो इसको भी इन्होंने आगे सरकाना है, एक तरह से दबना है, एक तरह से आगे बढ़ाना है। तो इस अमल को भी चूंकि अब हमें रोकना है, यहाँ पर तो सेक्रेशन भी रुक गई, बाकी चीज़ें रुक गई, अब खाना भी कोई नहीं आ रहा, हाजत भी ख़त्म हो गई, हमारा हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, प्यास का, भूख का, वो सब बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो मौजूद चीज़ें इनको सरकना भी बंद करना है, इनको भी रोकना है, क्योंकि ये भी हरकत है उनको रोकनी है। तो रोकने के लिए क्या करना है, रिलैक्स करना है। रिलैक्स यानी इनहिबिट करना है। इनहिबिट करना है तो यहाँ पर कौन से रिसेप्टर होने चाहिए, बीटा 2 रिसेप्टर। जब बीटा 2 रिसेप्टर होंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर रिलैक्सेशन का यहाँ पर अमल करेंगे, और जिसके नतीजे में लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो यहाँ पर पेरिस्टलेसिस का अमल नहीं करेंगे और यहाँ मौजूद चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और जब ये आगे नहीं बढ़ेंगी तो ग़िज़ा के प्रोसेस और उसके हज़म करने का अमल स्लो हो जाएगा या ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, और ये सारा अमल उस वक्त होगा जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अब एक और अहम चीज़ भी कर लेते हैं कि मर्दाना तौलीदी निज़ाम के ऊपर फिर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमने जो मेल सिस्टम हमने पढ़े थे तो तौलीदी निज़ाम के अंदर, तो उसके अंदर हमने काफ़ी तफसील से देख लिया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पॉइंट करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शूट करता है। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो गया, लेकिन शूट यानी इजैकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि उससे पहले मेल पर्सन जो हो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका ऑन हो, उसके नतीजे में इरेक्शन हुआ होगा। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब फाइट एंड फ्लाइट की पोजीशन है तो क्या उसमें इरेक्शन हो सकता है, उसमें इरेक्शन होगा ही नहीं, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, सब चीज़ें तो बंद हो चुकी हैं उसके जहन की, तो लिहाजा इजैकुलेट कैसे होगा। तो लिहाजा यहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम जब ऑन होगा तो इसमें इजैकुलेशन का कोई अमल आ ही नहीं सकता। क्यों कि उसके लिए ज़रूरी है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ऑन होना, और वो जिस्म पे तारी हो और वो ऑन हो करके उसने इरेक्शन के अमल को भी स्टिमुलेट किया हो तो ठीक है। क्योंकि हर वक्त पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन होगा तो इरेक्शन नहीं है। इरेक्शन लिम्बिक सिस्टम के ऊपर जब वो माहौल से और अपने एहसासात से सबसे रीड करेगा कि इस वक्त इरेक्शन की ज़रूरत है, तो वो फिर इजैकुलेशन की क्लाइमैक्स के बाद तलब होगी। क्लाइमैक्स होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा और उसने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑफ कर देना है, और उस ऑफ करने के नतीजे में वो अमल सारा रुक जाएगा और इजैकुलेट का अमल होगा। लेकिन ख़वातीन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर इसका इफ़ेक्ट होता है। उसका इफ़ेक्ट क्या होता है उसे समझते हैं। तो ख़वातीन के निज़ाम को समझने के लिए एक हमने यूट्रस का स्केच हमने यहाँ बनाया छोटा सा, और इसके अंदर हमने कुछ सेल्स को दिखाया, मायोमेट्रियम सेल्स को, और मायोमेट्रियम सेल में से एक सेल लेकर के इसको थोड़ा सा बड़ा किया है, और यहाँ पर हमने इसको एक जीन्स भी दिखाया है इसके अंदर मौजूद सेल के अंदर, और हम इस पर इम्पैक्ट बता रहे हैं कि अब क्या होगा। अभी हम सपोज ये करते हैं केस 1 कि इस वक्त केस 1 क्या है हमारे पास कि ये एडल्ट वुमेन है और इरेक्टाइल हो चुकी है, इंटरकोर्स है और ऑर्गेज़म का टाइम आ गया। उस वक्त सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो गया इसका, और उस सिंपैथेटिक सिस्टम ने ऑन हो करके, क्योंकि मर्द में इजैकुलेशन का अमल हुआ है,
अब खातून के अंदर एजुकेशन का अमल चल रहा है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हम इसको ज़्यादा तफसील से बात बयान करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मौजूद रिसेप्टर्स मौजूद होंगे इन सेल्स के अंदर। इन रिसेप्टर के साथ जब ब्लड के ज़रिए से एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जब ब्लड के अंदर मूव कर रही है तो अपने रिसेप्टर पे जाके उसने अटैच होने हैं। तो यहाँ पर क्या अमल होना है, यहाँ पर एक्टिवेशन का कौन सा अमल होना है, सुकेड़ का, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर सुकेड़ आनी है। इसलिए जब ये सुकेड़ पैदा करनी है तो इसने सीमेन को सक करना है। तो सीमेन को सक करने के लिए इसके अंदर सुकेड़ का अमल होना है, एक्शन का अमल होना है। तो जो ये एक्शन का अमल होना है तो किसके ज़रिए से होगा, मायोमेट्रियम सेल्स के ज़रिए से होगा। और उस पर सेल्स रिसेप्टर कौन से होंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर होंगे। जब अल्फा 1 होंगे तो इसके अंदर स्टिमुलेशन का अमल होगा, इसके नतीजे में सुकेड़ आएगी। जब सुकेड़ आएगी, इसे तंगी आएगी, तो उस तंगी में क्या होगा, एजुकुलेशन का अमल ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा और जो सीमेन है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको सक करने में आसानी होगी, अपने अंदर जज़ब करने में, लेने में, ताकि उसके बाद आगे का प्रोसेस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर ये औरत हामला है, केस 2, ये तो एडल्ट वुमेन और ड्यूरिंग ऑर्गेज़म में था, लेकिन अगर केस 2 है और उसके अंदर वो हामला है, हमल ठहर चुका है, तो अब यहाँ पर इसका सुकड़ना, इसको सुकेड़, क्योंकि जाहिर बात है फिटस भी मौजूद होगा हमल में, तभी तो हमला है, तो उसको वो ख़तरनाक हो जाएगा उसके लिए सुकेड़। तो क्या यहाँ पर ये सुकेड़ का अमल होना चाहिए, जो सिंपैथेटिक, क्योंकि दौरान हमल भी तो औरत गुस्से में भी तो आ सकती है, गुस्से की हालत उसके लिए भी हो सकती है, कोई डर खौफ की बात भी हो सकती है। तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाएगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा और उसूल यहाँ हमने पढ़ा कि ये अल्फा 1 रिसेप्टर है और यहाँ पर ये सुकेड़ मायोमेट्रियम सेल्स के अंदर पैदा करेंगे, तो फिर तो वो तो बेबी के लिए तो खतरनाक सूरत हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कुछ रिलैक्स होना चाहिए ना। तो जब रिलैक्स होगा तो रिलैक्स होने के लिए क्या होना चाहिए था, उसके लिए रिलैक्स होने के लिए हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर होने चाहिए थे। अब बीटा 2 रिसेप्टर की हम बात करते हैं। पहले बीटा 2 एनर्जेटिक रिसेप्टर ये मौजूद होने चाहिए थे। तो इसका मतलब है इनको बंद भी होना चाहिए था, ताकि ये बंद हो जाए, ताकि इस पर कोई चीज़ अटैच ना हो, क्योंकि ब्लड में तो आ रही है ना। तो ये बंद भी हो जाए और ये ओपन हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी था कि इस जीन्स के अंदर, जिसको हमने ये बनाया है, ये जीन है, इस जीन का ये सिस्टम बंद होगा तो ये बंद होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस तब होंगे जब ये ऑन होगा। ये बंद होकर के उसकी जगह पे जीन का ये पार्ट ऑन होगा, और ये जब ऑन होगा तो ये बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करेगा, यानी जिल्द पे नुमाया करेगा, इनको काम करने के लिए तैयार कर देगा। और ये जब ऑपरेशनल हो जाएंगे तो अब इसके साथ अमल होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ना कि इनके साथ, क्योंकि ये बंद हो गया। तो इसके साथ होने के लिए क्या ज़रूरी था, ये अमल कब होता, इसको कैसे पता चलेगा कि ये हामला खातून है और अब इसका SNS ऑन है, तो अब हमने ये अमल नहीं करना सुकेड़ का, बल्कि रिलैक्स का अमल रखना है। तो इसका अमल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से है, क्योंकि हमला के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो क्वांटिटी होती है, उसकी मिकदार होती है, हाई होती है, और वो हाई होगी तो उसी के तहत ही तो उसकी हमल के तमाम मराहल आसानी के साथ प्रेगनेंसी के अमल तय पाएंगे। तो वो तय नहीं हो सकते अगर वो ना हो, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो जब वो ब्लड में इतनी ज़्यादा मिकदार में हाई हैं, तो उस मिकदार ने यहाँ पर आकर के इसको भी बायोलॉजिकल इसके अंदर चेंजेस कर दी, जिसके नतीजे में अब यहाँ पर सुकेड़ का अमल नहीं होगा, बल्कि रिलैक्स का अमल होगा, और बेबी जो उस पर फिटस है वो अब महफूज रहेगा। तो अल्लाह की शान देखें कि कैसे उसने एक ज़बरदस्त खुदकार निज़ाम बनाए हुए हैं हमारे, के सर से लेकर के हमारे अखराज तक, फिर हमारे पाँव तक, हमारी टांगों तक खून को कैसे ज़रूरत ज़्यादा होगी तो कहाँ कहाँ से खून बचाया जाए और उन लिम्स को खून प्रोवाइड किया जाए। लिम्स में हमारे दोनों बाजू, हाथ और हमारी टांगें आएंगी, इन्होंने दौड़ना है, हाथों ने मुकाबला करना है, तो इनको एक्स्ट्रा जो मस्कुलर स्केलेटल मसल्स हैं, हमारे इरादी अज़लात हैं, इनको इजाफी खून भी मिल रहा है, बचत भी हो रही है, अंदरूनी अज़ा के निज़ामों को बंद भी किया जा रहा है कि ये ऑन ना हो बैक वक्त, और ये मुख्तसर वक्त के लिए भले होता है, उस सिचुएशन तक के लिए होता है, लेकिन उसके बाद उसने रिलैक्स मोड में चले जाना है। लेकिन किस तरह से पेशाब ने रुक जाना है, पखाने की हाजत ख़त्म हो जानी है, भूख ख़त्म हो जानी है, हज़म का अमल रुक जाना है, उसके नतीजे में दिल ने एक प्रॉपर तरीके से धड़कना है ताकि खून को अच्छे से पंप कर सके। इसी तरह से इसके इफ़ेक्ट हमारे
इंसुलिन की प्रोडक्शन के ऊपर भी होते हैं, बीटा सेल्स के ऊपर भी होते हैं कि इंसुलिन हमारे जो है वो इसका अखराज जब बीटा सेल्स को भी रोकना है तो उसको भी रोक दिया जाए ताकि इंसुलिन अभी रिलीज़ ना हो, लेकिन हमारे लिवर के अंदर काम करके उसने क्या करना है, वहाँ से मज़ीद ग्लूकोज को रिलीज़ करवाना है और वहाँ पर मौजूद जो स्टोर ग्लूकोज है उसको बाहर आ जाए। इस तरह से ये अमल बहुत ज़्यादा डीपली है। हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि इख्तिसार से वक्त को बचाते हुए करें, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई चीज़ें रह गई होंगी तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अगला पार्ट बना करके उसके अंदर भी हम मज़ीद इन चीज़ों को एड ऑन कर लें। और अभी इसके साथ साथ हम अगले पार्ट के अंदर ये भी जायज़ा लेंगे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर जिस्म के निज़ामों में कहाँ कहाँ इख्तलाफ होता है और मुश्तरका जो टिश्यूज़ हैं जिस पे दोनों ही रिसेप्टर मौजूद हैं। ज़ाहिर बात एक ने रिलैक्स करना है, एक ने उसको स्टिमुलेट करना है, तो वो टिश्यू, वो सेल कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या होता है, तो वो एक कोई भी हम टिश्यू के ऊपर बात करके समझ लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि फिर हम उसको तमाम टिश्यूज़ के ऊपर समझ लें, वो हमारे को आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये कुछ बातें हैं जो हम मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको मुकम्मल करेंगे।